मैंने आपको कहा था कि जो लैंग्वेज है उसमें कोई रूल्स नहीं हैं, लेकिन मैंने अपनी बात की नफ़ी कर दी और मैंने कुछ रूल्स ले आए। लेकिन जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी उस तरह रूल्स नहीं हैं, लेकिन चूँकि हम रूल के लफ्ज़ से इस तरह आशना हैं कि हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हम रूल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो इसलिए मैंने ये किए हैं। पर ये कोई इतने ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव या एग्जॉस्टिव नहीं है। पहला रूल जो है वो है एज़ शॉर्ट एज़ पॉसिबल। शॉर्ट ये कितना है, तो इसका मतलब ये है कि डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू से। अब यहाँ पे भी बात करें, बुनियादी रूल ये है कि लॉन्ग सेंटेंसेस आर साइन ऑफ कंफ्यूजन, स्ट्रेन ऑफ थॉट इज़ लॉस्ट इन वर्ड्स, पंक्चुएशंस एंड कनेक्टर्स। स्ट्रेन का क्या मतलब है? चेन के जो आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको भी स्ट्रेन कहते हैं। जिस तरह जो वायरस है उसका भी एक स्ट्रेन है। तो अगर आपके लफ्ज़ों का एक फ़्लो भी चल रहा है, फ़्लो मीन्स चीज़ें जुड़ी हुई आपस में, तो वो बीच में गुम हो जाता है। लेकिन ये भी है कि लॉन्ग सेंटेंसेस अनअवॉइडेबल भी है। मेन पॉइंट ये है कि आपको एक से ज़्यादा सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे। ये आखिरी जुमले पे सिर्फ गौर कर लीजिए। आखिरी जुमला जो है वो ये है कि आपका जो, अगर आपने एक्शन बताना है तो शॉर्ट में बताएंगे, अगर एक्सप्लेनेशन बतानी है तो वो लॉन्ग में बताएंगे। मज़ीद इस पे ज़्यादा टाइम लगाने से पहले थोड़ी सी छोटी सी एक्सरसाइज भी साथ करेंगे। वो है रूल नंबर 2, वो है कीप रिलेटेड वर्ड्स टुगेदर। इस जुमले को आप कैसे ठीक करेंगे? पीछे से बताना है मुझे। वो जो हमारी जो क्लास है ना, जो वीडियो गेम खेल रही है, ऑल द मेंबर्स वर नॉट प्रेजेंट, और इसमें मुझे गलती भी बतानी है। अच्छा, लफ्ज़ नहीं चेंज करने, सिर्फ तरतीब चेंज करनी है, वो भी ठीक है, वो ठीक है। मेंबर्स वर नॉट प्रेजेंट, उससे मतलब बदल जाएगा। ये है एग्जैक्टली, बिकॉज हम ये नहीं कहना चाहते कि सारे लोग एब्सेंट थे, हम ये कहना चाहते हैं कि सारे टोटल मौजूद नहीं थे, जिसका मतलब है कुछ मौजूद। आपका ग्रुप है वो 80 का था, आज मौजूद है 70, तो मैं ये कहूँगा नॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप वर प्रेजेंट। यानी मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितने थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ कम थे। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि ऑल मेंबर्स आर एब्सेंट, तो वो तो 70 तो मौजूद हैं। तो इसमें मैंने जो मतलब मैं कहना चाहता था, मैंने अपनी तरतीब से उसको ख़राब कर लिया। अच्छा, इसको ठीक करें और इसमें गलती बताएं। हाँ जी, क्या गलती थी इसमें? बिकॉज असल मसला ओनली जो था वो 2 के साथ था। अगर ही ओनली हो तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि 2 बंदे थे या 2 से ज़्यादा, वो मिस्टेक्स ढूंढ रहे थे, उनमें से एक ने ढूंढी। लेकिन हमारा मसला ओनली के साथ, बंदों के साथ नहीं था, नंबर ऑफ मिस्टेक्स के साथ। ये ज़रा ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल साइड पे है। देयर वॉज अ लुक इन हिज आइज दैट बोर्डेड। बोर्डेड का क्या मतलब होता है? इजहार करना, मैसेज देना, बोर्ड, किसी चीज़ का नज़र आया होना, उर्दू का लफ्ज़ आया होना। अब इसको ठीक करें और इसमें मुझे टेक्निकल गलती बताएं। There was a look that नहीं, ये नहीं, आपने पहले और बोला था, अब आपने बदल लिए। in his eyes were इन हिज आइज बोलें, इन हिज आइज। अब मसला बताएं क्या था जिसको आपने हल किया? मसला बताएं, जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो क्या था? प्रॉब्लम पता ना हो ना तो आप सॉल्व भी कर लेंगे, आपकी लर्निंग में स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें थी। देखिए, ये है डिसबिलीफ, गैर यकीनी सूरत हाल या गैर अदम यकीन। ये किस चीज़ में है? एक है आंखें, एक है उसकी लुक कह लीजिए, नज़रें। बहुत अच्छा फ़र्क आपने बताया। एक है आंख, एक है नज़र।
उसकी आंखों में एक ऐसी नज़र थी जिसमें गैर यकीनी था। अब यहाँ पे आंखों के साथ डिसबिलीफ है, लुक के साथ नहीं है। इन हिज आईज वॉज अ लुक। अब देयर ज़रा रिडंडेंट सा हो गया, नहीं कर दिया। अगर देयर लगाते तो कॉमा लगाते, पर उसकी उस पैस में नहीं जाते। इसको ठीक करते। दिस इज, और मसला भी बताएं, दिस इज पोर्ट्रेट ऑफ बेंजामिन हैरिसन, ग्रैंडसन ऑफ विलियम हेनरी हैरिसन हु बिकेम प्रेसिडेंट इन 1889। मसला क्या है? दो बंदों का जिक्र है, एक पोर्ट्रेट वाला है, एक जिसका वो पोता है। पता नहीं चल रहा है कि इनमें से प्रेसिडेंट कौन बना। अब इसका जो आसान सोल्यूशन है, इसको ब्रेक कर दिया। उसके साथ भी होता है, लेकिन वो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए। ये जरा अ प्रपोजल टू अमेंड द आर्म्स एक्ट विच हैज बीन डिबेटेड। इसमें भी मसला ये है कि प्रपोजल डिबेट हो रहा है कि आर्म्स एक्ट डिबेट हो रहा है। एक्चुअली प्रपोजल डिबेट हो। मैं आगे जरा रश करता हूं। तीसरी चीज है, इसे कहते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन। पैरेलल कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपने चीज़ों को, जो एक जैसी चीज़ें हैं, उनको एक तरह से लिखना है। मैं आप इसकी एग्जाम्पल से ज़्यादा करूँगा। फॉर्मली साइंस वॉज टॉट बाय द टेक्स्ट बुक मेथड वाइल नाउ द लेबोरेटरी मेथड इज एम्प्लॉयड। अच्छा, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम आर्ट की तरफ जा रहे हैं। अब हम चाहते हैं स्टाइल बने, जरा स्टाइल बनाना है हमें। स्ट्रक्चर में ये ठीक है, स्टाइल बनाना है, तो इसको इस तरह समझे। वो तो थे ही गलत ना, उसमें मतलब फौत हो गया। इसमें मतलब समझ आ रहा है। मतलब क्या है कि साइंस पहले टेक्स्ट बुक से पढ़ाई जाती थी, अब चाहते हैं लेबॉर्ट्रीज में पढ़ाएं, जैसे हमारे ये साइंस के स्टूडेंट्स हैं। अब इसको लेकिन इम्प्रूव करें। कैसे करेंगे? और इसमें गलत बताएं कि कौन सी साइड है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश। जल्दी बताइए। नहीं, कॉमा शोमा नहीं है। अब इसमें दो क्लॉज है, मैं आपको बताता हूँ। पहला करके आपको बताता हूँ। Science was taught by the textbook method. Now it is taught by the laboratory method. अब आपने एक रिदम पैदा कर दिया इसमें, ताकि पढ़ने वाले, जुमला बहुत लंबा है, बीच में ये क्या चीज़ है, सेमी कॉलन डाला ताकि उसमें एक ब्रेक आ जाए। इसी फॉर्मूले को आगे अपनाएं। इसमें क्या गलती है? इसमें तो गलती है वैसे, आर्टिकल नहीं लगाया। अगर लगाना है तो सब पे लगाएं। लेकिन ये वाला जो एस है, ये इनके साथ क्यों नहीं है? इसको कहते हैं यूजेज, जिसे हम कहते नहीं प्लूरल नाउन्स। तो फ्रेंच जो हैं वो एक हो या ज़्यादा हो तो वो इसी फॉर्म में आएंगे। लेकिन इटालियन जो हैं वो बेचारे एस के साथ आएंगे, तो वो प्लूरल है। जैसे यूरोप का एक शहर है जिसका नाम है हेग, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे शहर का नाम दी हेग है जी। हालांकि किसी शहर का नाम दी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने शहर का नाम ही दी रखा हुआ है। हालांकि हर शहर दी होता है, लेकिन उन्होंने कहा जी, मैंने उनको कहा अगर दी के साथ दोबारा दी लगाना तो 2 दफ़ा दी लगाएंगे, दी हेग। तो वो कंफ्यूज हो गए इधर। मैं एक दफ़ा गया था इधर, लेकिन वो उसे कहते हैं यूजेज। यूजेज की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यूजेज नामों के साथ होती है हमेशा, ज़्यादातर तो वो यूज़ हो रहे हैं जी। कोई सवाल? अच्छा जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इट वॉज बोथ अ लॉन्ग सेरेमनी एंड वेरी टीडियस। लॉन्ग सेरेमनी एंड वेरी टीडियस was both long and tedious. A time not for words but action, a time not for words but for act. क्योंकि parallel construction इसका है। My objections are first the injustice of mayor, second that is unconstitutional. My objections are first the mayor is unjust, second it is. So is दोनों में लगा है, इसे कहते हैं parallel construction। लेकिन पैरेलल कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो माय बेस्ट फ्रेंड में मसला था वो ये था, ठीक है। इसे कहते हैं मैकेनिकल सिमेट्री एंड सिंक सॉन्ग। मैकेनिकल सिमेट्री, देयर शुड बी हार्मनी विद इन द सेंटेंस। रूल 3, उसके अंदर हार्मनी है, लेकिन डिफरेंट सेंटेंसेस में एक वेरिएशन है। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि सिंपल सेंटेंस के साथ कंपोजिट सेंटेंस मिला दे। आगे जाके मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, टाइम ज़रा थोड़ा, लेकिन करूंगा कि सिंपल और कंपोजिट सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है।
सिंपल सेंटेंस और कॉम्पोजिट सेंटेंस। सिंगल क्लास और वो दो। सो मिसाल दें, जल्दी करें, मिसाल दें ताकि हम आगे चलें। जो मिसालों के साथ हमेशा काम चलता है। तो फॉर एग्जांपल सिंपल असलम इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, दैट्स अ सिंपल सेंटेंस। असलम इज़ माय बेस्ट फ्रेंड एंड ही गॉट इल येस्टरडे। इसमें ये एक कॉम्पोजिट सेंटेंस है, इसमें दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। ही गॉट इल भी मतलब वाजे है, लेकिन हमने एक सेंटेंस में इसको मिला दी। तो आपने एक छोटा, इसको आसान लगे, छोटा जुमला बड़ा जुमला, छोटा जुमला बड़ा जुमला, तो 2-3 छोटे जुमले, एक बड़ा जुमला। और अगर 2 क्लॉजेज आ जाए सेमी कॉलन में जा दें, और 3 क्लॉजेज पे भी जा सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी कॉमन सी गलती है, पता नहीं याद रहे या ना रहे। ये अक्सर ऐसा होता है कि हम स्टेटमेंट को नेगेटिव फॉर्म में नॉट यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ नहीं कर सकते। ही वॉज नॉट वेरी ऑफन ऑन टाइम, इसका क्या कहेंगे? यूजली केम लेट। अब ये इंप्रूवमेंट हो रही है, इसके कोई वो नहीं है कि ये भी गलत है। ही डिड नॉट थिंक द स्टडी वॉज ऑफ मच यूज, ही थॉट द स्टडी ऑफ इंग्लिश यूजलेस। तो अगर आप ये करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन में छोड़ दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, बाद में ज़्यादा होगा इसमें आपको अगर याद करने में। तो नॉट ऑनेस्ट को डिसऑनेस्ट कर दे, नॉट इंपॉर्टेंट को ट्राइफलिंग, और इस तरह। एक ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे भी आप यूज़ करें। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फ़र्क आपको पता है? ज़्यादातर एक्टिव वॉइस यूज़ करें, ज़्यादातर। माई फर्स्ट विजिट टू सऊदी अरब विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाई मी की बजाय विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। ये डायरेक्ट है, विगरस है, सवाए कुछ जगहों पे जहाँ पे आप अगर ये कहें कि ये मिसाल है, उर्दू पोइट्स आर लिटिल स्टीम टुडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न रीडर्स हैव लिटिल स्टीम फॉर उर्दू। स्टीम का क्या मतलब है? नहीं, एस्टीम का मतलब इज्जत, इज्जत। तौकीर उर्दू का लफ्ज़ है, तौकीर। ये एस्टीम वो यूज, तो बाज़ जगह पे आप लगा सकते हैं, लेकिन डबल पैसिव, गोल्ड वॉज नॉट अलाउड, सब्जेक्ट नाउन, ये इसको आगे चलते हैं। अब ज़रा 10 मिनट में मैं आपको पैराग्राफ से लेके चलूँगा। आप याद होगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर था वो था वर्ड और पैराग्राफ। पैराग्राफ इज़ द यूनिट ऑफ कंपोजिशन। ये जो इंग्लिश लिखते हैं ना हम सारी किसी फॉर्म में, उस फॉर्म को ओवरऑल कंपोजिशन कहते हैं। आगे उसकी टाइप्स हैं, एस्से एक टाइप है, ऑपेड एक टाइप है, लेकिन हर लिखी हुई चीज़ एक कंपोजिशन है। मेक श्योर कि 1 पैराग्राफ टू 1 टॉपिक आइडिया। पैराग्राफ क्यों होते हैं? ताकि रीडर की मदद हो सके। बिगिनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ इज अ सिग्नल दैट अ न्यू स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट हैज रीच्ड। ये मेन एक आइडिया है, मेन। उसके बाद द एक्सटेंट ऑफ सब डिवीजन विल वेरी विद द लेंथ ऑफ कंपोजिशन। इसका क्या मतलब है? एक्सटेंट ऑफ सब डिवीजन विल वेरी विद द लेंथ ऑफ कंपोजिशन। जो पैराग्राफ है वो कितना होना चाहिए? हाँ, पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसा मजमून लिख रहे हैं जो 10 सफ़े का है, तो आपका पैराग्राफ जो है, ये अखबार निकालिए, इसमें कोई आर्टिकल पढ़िए और इसमें बताइए कि एवरेज लेंथ ऑफ पैराग्राफ क्या है आर्टिकल में। स्पेशली अखबार में नज़र आता है, उसमें ज़रा कम नज़र आता है। नहीं, अखबार दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ देखिए, तो एवरेज लेंथ क्या है जो आर्टिकल्स हैं उसकी। ठीक हो गया। अब कोई एक मजमून निकाल के ना पढ़िए। फॉर एग्जांपल, ये मुझे दीजिए ना आप, इसका पहला जुमला पढ़िए। आप पढ़िए जी पहला जुमला, नेवर एंडिंग डिबेट का। आप पढ़िए। पाकिस्तान इज अग्रिप्ड बाय अ डिबेट ऑन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगेन। अच्छा, 1 मिनट रुक जाए। अब ये पहला जुमला कोई लंबा जुमला तो नहीं है। अब आप इसके रूल्स देखिए, जो मैंने ये पढ़ के नहीं लगाए थे, तो आज की अखबार है ना, ठीक है। ये जुमला जो है, इसकी आप इस जुमले पे सिर्फ गौर कीजिए कि इसमें क्या क्या रूल लगे हुए हैं। नंबर 1, ये छोटा जुमला है, शॉर्ट है। नंबर 2, ये सिंपल लफ्ज़ हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है। इसमें मिडिल लेवल की पैसिव वॉइस क्यों यूज़ हुई है? क्योंकि पाकिस्तान इज़ ग्रिप्ड, ठीक है, लेकिन ग्रिप यहाँ पे मौजू है क्योंकि पाकिस्तान में ये बहस हो रही है, और बाकी आपने देख लिया, सीधी सीधी बात है। अच्छा जी, उसके बाद अब अगले जुमले अगर आप पढ़ते जाइए तो आप ये देखेंगे कि अब इसी को पढ़ते जाइए। फ्रॉम अपेरेंटली नो वेयर कॉल्स फॉर दिस सिस्टम हैव मेड देयर अपीयरेंस ऑन सोशल मीडिया साइट एज वेल एज सम न्यूज़ चैनल्स। मिडिल लेवल का जुमला, बहुत लंबा नहीं है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है।
made their appearance. No one from the government or associated has officially propagated the idea. ये लंबा जुमला है. उसके बाद the argument being peddled is that limitations of the parliament वगैरह वगैरह. अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ये एक्सप्लेनेशन है, तो जब एक्सप्लेनेशन होगी तो जुमला थोड़ा सा लंबा आ जाएगा. अब आप आखिरी जुमला लिखिए. The latest debate is amusing in its staleness. छोटे जुमले के साथ एंड कर दिया. तो जुमले की लेंथ पे गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी वैरायटी है. उसके बाद पैराग्राफ एंड हो गया. पैराग्राफ में टोटल कितने जुमले हैं? क्यों जनाब, कितने जुमले हो गए टोटल? 5 to 6. सो बेसिकली अगर आप मीडियम लेंथ की, ये शॉर्ट लेंथ की कंपोजिशन कर रहे हैं तो आपका जुमला, आपका पैराग्राफ 5-6 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होना चाहिए. लेकिन अगर आप 5-10 सफ़े का मजमून लिख रहे हैं तो आप अपना पैराग्राफ लंबा भी लिख सकते हैं, यानी 10 सफ़े पे भी लिख सकते हैं. हाँ जी, पैराग्राफ की जो लेंथ है हमारी वो डिस्कशन हो रही. तो इसी को, चूँकि ये छोटी कंपोजिशन है, यानी छोटा ऐसे है या छोटा कॉलम है, तो आप इसमें 4-5 पैराग्राफ लिखते हैं, 4-5 जुमलों का पैराग्राफ लिखते हैं. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने ये कही थी यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे, आप अगर बुक रिव्यू लिख रहे हैं किसी चीज़ का तो उसमें 6 से 7 पैराग्राफ्स होने चाहिए. बुक रिव्यूज़ अगर आपको लिखना पड़ता है, लिखना चाहिए, सबसे पहले आप ये लिखें पहले पैराग्राफ में कि उसमें है क्या, दूसरे पैराग्राफ में लिखें कि सब्जेक्ट क्या है, तीसरे लिखें ट्रीटमेंट कैसे हुई है, चौथे में लिखें कि उसमें सबसे बेहतर चीज़ क्या है, पांचवें में लिखें कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने देखी है, और छठे में आप ये देखें कि बाकी काम कैसे हुए. तो ये जो 6 पैराग्राफ्स हैं इसके अंदर आप एक बुक रिव्यू लिख सकते हैं. अगर आप किसी इवेंट्स का एनालिसिस कर रहे हैं, यानी आज एक इवेंट हुआ, आपकी वर्कशॉप हुई, और आपको ये जो चीज़ है ना ये आपने लिख के भेजनी है और ये चेक होगी आपके, मैं या आपके कुछ फैसिलिटेटर इसको चेक करेंगे, ये ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है जो आपने देनी है, ठीक है. और इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें आपने बेसिकली लिखना है, आपको क्वेश्चन ये मिला है, व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम राइटिंग स्किल्स कोर्स. ये आपको टास्क मिला, ये बुनियादी तौर पे एक इवेंट के बारे में है. तो आपको ये बताना है सबसे पहले कि आप डिस्कस क्या कर रहे हैं. आप ये कहेंगे कि जी एक ट्रेनिंग थी, उसमें ये चीज़ें हुई. दूसरा सवाल ये है कि ये ट्रेनिंग हुई क्यों, ये दूसरा सवाल. पहले तो आपने बता दिया, इसलिए हुई कि कोई एक प्रोजेक्ट है उसमें हम ये कर रहे हैं. तीसरा है अकाउंट्स ऑफ द इवेंट. अकाउंट्स ऑफ द इवेंट, अकाउंट्स का क्या मतलब है, मतलब कितने सेशन थे उसमें से आपको, उसमें डिस्कशन क्या हुई, उसकी तफसील. अच्छा, अब हम अक्सर क्या करते हैं, ये सारी तफसील में ही सारी बात कर देते हैं. ये 2 पार्ट हम अक्सर नहीं बताते कि ये जो काम हुआ इसके बाद क्या होगा, जो यहां पे, और ये मैंने इसलिए बताया, ये किसी भी इवेंट पे लग सकता है, जिसका मतलब ये है व्हाट द इवेंट लेड अप टू या इज गोइंग टू लीड अप टू. जिसका मतलब ये है कि मैं इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं. इस इवेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गई, अब मैं आगे क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, और व्हाट डज फ्यूचर होल्ड नाउ, यानी मेरा अब विजन क्या है, आगे मैंने क्या करना है इसके साथ. सो बेसिकली 3 चीज़ें वो हैं जिसमें आपने वो जो हुई हैं वो बताई हैं, और 2 पार्ट वो हैं जिसमें आपने अपना आगे से प्लान बताना है. और पहला पार्ट, इसका पहला हिस्सा 2 का ये है कि इमीडिएटली क्या हुआ, इमीडिएटली क्या हुआ, समझ आ गई, नहीं समझ आई, गुड इनफ. और फिर मुस्तकबिल में मेरे क्या प्लानिंग है कि मैं राइटिंग स्किल्स को, आप इसको किसी भी इवेंट पे डाल लें, कोई इवेंट जो है डाल लें, उसमें 5-6 ये एनालिसिस आप जो है ना कर सकते हैं. तो ये एनालिसिस आपने करके देना है. इसमें 2 बातें होंगी, एक हमें फीडबैक मिल जाएगा, एक हमें पता चल जाएगा आपको समझ के आई है, और तीसरी ये पता चल जाएगा कि आपको लिखना आता है या नहीं आता. और इस पे, इसकी बेस पे आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी. यानी जब मैं उसकी कमेंट करूँगा तो मैंने ये जो है ये पढ़ा होगा. बिकॉज सारी लिखना किस पे होता है, लिखना इस चीज़ पे तो नहीं होता कि ये किताब है इसको याद करके लिख लिया. लिखना तो इस चीज़ पे है कि आप अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकते हैं.
और आपका माफ़ी ज़मीर है ना ये कि आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप ये बता सकते हैं कि आपने कुछ सीखा तो तब आपने एक्चुअली सीख लिया। जो सीखना है वो बताना है, तो ये आपने लिखना है। ये एनालिसिस ऑफ इवेंट है। सबसे जो बड़ा मसला है ना पैरा का, वो ये है कि पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। अब आप ये पकड़िए, नेवर एंडिंग डिबेट। पहला जुमला है वो है पाकिस्तान इज ग्रिप्ड बाय, पहले पैरा का पहला जुमला, पाकिस्तान इज ग्रिप्ड बाय डिबेट ऑन प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगेन। अब सारे पैराग्राफ ने इस जुमले के तहत ऑपरेट करना है। हाँ, उसमें स्पोर्टिंग डिटेल्स आनी है, जैसे भाई ने। ये नहीं होना अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलती और ये हर राइटिंग में होती है कि हमारा जो गुफ्तगू है ना, मैं आपके सामने जो गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, इसमें कोई पैराग्राफ है? कोई पैराग्राफ नहीं। ये एक सिलसिला है जुमलों का, जुमले चल रहे हैं, एक जुमला चल रहा है, दूसरा जुमला चल रहा है, तीसरा जुमला चल रहा है, कोई पैराग्राफ तो नहीं है। अब ये बताइए कि लिखने में पैराग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ गई? आप कभी कोई ऐसी लिखाई नहीं देखेंगे जिसमें पैराग्राफ नहीं होगा, कभी भी कोई भी नहीं देखेंगे। जो नॉर्मल लिखाई लिख रहे, नॉन फिक्शन स्पेशली, ज़्यादा नज़में होती हैं वो तो चलती जाती, तो क्यों पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ती है? बताइए। ऑर्गेनाइजेशन की क्यों ज़रूरत है? स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है? इंटरेक्शन पैदा है, उसको मज़ीद एक्सप्लेन करें। इंटरेक्शन तो आप ये पैराग्राफ बीच में से निकाल दें। रीडर और राइटर के आपस में जो इंटरेक्शन हो सकती है, वो राइटिंग अंडरस्टैंडिंग तो वैसे भी हो जाएगी। पैराग्राफ क्यों ज़रूरी है? To keep the reader entertained. एंटरटेन। और बताइए, मज़ीद बताइए। लिंक टू एक्सप्लेन देयर आइडियाज। और बताइए। न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है, ये बात ठीक। अच्छा, इसकी दो वजूहात मेरी नज़र में है, मेरी नज़र में इससे ज़्यादा भी होंगी, जो इमीडिएट बताता हूँ। एक इशू जो है वो नफ्सियाती है, नफ्सियाती, और दूसरा इशू जो है उसका ताल्लुक स्ट्रक्चर के साथ है। जो नफ्सियाती है वो क्या इशू है? नफ्सियाती इशू बताइए, क्यों पैराग्राफ बनाया? सोचिए जरा। उसे कहते हैं अटेंशन स्पैन। देखिए, सुनते वक्त अटेंशन स्पैन आसान होता है, इसलिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरी एक शख्सियत है, मैं बोल रहा हूँ, आपसे आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, वो जो पीछे वाले नीचे देख रहे हैं उनसे भी मैं आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने आप लोगों को इंगेज किया हुआ है, मैंने इंगेज किया, मैं सवाल भी कर रहा हूँ। आप ज़्यादातर इसमें से इंगेज्ड हैं, सिवाय उनके जो मुंह बंद करके जमाइयाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी सारे इंगेज्ड हैं इस सारी एक्सरसाइज में। लेकिन जब आपके सामने ये मजमून आएगा, आप इंगेज्ड नहीं हैं, आपकी अटेंशन स्पैन थोड़ी देर बाद लूज़ हो जाएगी। रीडर की ये ज़रूरी है राइटर के लिए कि वो अटेंशन स्पैन के ब्रेक्स दे, ये पहला। दूसरा नुक्ता ये है कि आपका जो भी कंपोजिशन है, जो लिख रहे हैं आप, पीस है आपका, उसमें नंबर ऑफ आइडियाज़ हैं, और आपको बेयक वक्त एक तसलसल की भी ज़रूरत है, कॉन्टीन्यूटी की भी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ आपको छोटी छोटी ब्रेक्स भी चाहिए। इट्स लाइक अ चेन, एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिली हुई। तो पैराग्राफ जो है वो एक चेन की तरह है जिसमें छोटी छोटी कड़ियां आपस में मिली हुई। अगर ये पैराग्राफ नहीं होगा तो आप पूरी, आपके सामने जब आएगी ना एक पूरी अंग्रेजी या उर्दू, देखिए भाई किसको कहाँ से देखूं, क्या करूं इसे, अब सोचिए ज़रा इसके पैराग्राफ हटा, तो आप नहीं पढ़ सकेंगे। उसकी बजाय आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसके अंदर ब्रेक्स डालें। और दूसरा ये है कि अब ये आर्गूमेंट कर रहे हैं, ये जो आपके सामने रखा गया नेवर एंडिंग डिबेट, कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जो डिबेट है वो क्यों शुरू हुई और क्या उसके मकासद हैं, ये है सवाल।
अब इसके अंदर 4 5 6 नुक्ते हैं, तो हर नुक्ते को दिमाग ने अलहदा प्रोसेस करना है। आपके सामने मैं ये सवाल रखूं कि मुल्क में गुर्बत के क्या असबाब हैं, मुल्क में गुर्बत के, पावर्टी, रीजंस फॉर पावर्टी इन द कंट्री, वो क्या हैं, तो क्या बोलेंगे आप? आपके ज़हन में क्या आएगा? मेन अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, इलिटरेसी, चाइल्ड लेबर, ठीक है, lack of good leadership, लैक ऑफ गुड लीडरशिप, लैक ऑफ रिसोर्सेज, अब्यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब वो नोट टेकिंग का पार्ट टाइम मुझे मिलता तो मैं आपको बताता कि फिर आपने ये करना है, अभी बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें ये कागज़ पे पहले लिख लेनी है, जो भी आते हैं, फिर उनमें से जज करना है कि इसमें से किस में वज़न है, क्योंकि इमीडिएटली आपके ज़हन में फिर आप सोचेंगे कि शायद लीडरशिप का ताल्लुक किसी और चीज़ से हो, लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने 4 5, अब आपने 5 चीज़ें जब डाल ली तो आप 5 चीज़ें किस तरतीब में लिखेंगे? पैराग्राफ उसका एक नेचुरल ऑर्डर है कि आप ये कहेंगे कि जनाब मेरा ये ख्याल है कि देयर आर नंबर ऑफ रीजंस बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ द लैक ऑफ रिसोर्सेज। फिर अब लैक ऑफ रिसोर्सेज आपने फिर एक्सप्लेन किया, फिर देने कहते हैं बट द लैक ऑफ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज के साथ साथ देयर इज़ अनदर रीज़न इज़ दैट वी डू नॉट हैव द ह्यूमन कैपिटल टू यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज, विच मीन्स दैट वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी, विच मीन्स दैट कैपेसिटी विच कम्स फ्रॉम एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर। अब आपने उसकी बात कर दी, बट कंट्रीज विद कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज, अब आगे चल गया, ऑल्सो नीड टू हैव अ लीडरशिप दैट कैन गाइड दैम, स्टीयर दैम, फलां फलां, नच दैम। फिर आपने लीडरशिप पे बात करी, फिर उसने कहा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस आर सच, चाइल्ड लेबर इज़ देयर, वुमेन राइट्स आर नॉट देयर, वुमेन आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक स्फेयर, विच मीन्स दैट 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ नॉट रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी, 50% चाइल्ड ऑल्सो। तो अब आपने ये एड्रेस करे, फिर उसने कहा कि ये भी होता है बट उसके साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स हो। तो अब आपने जब 4 5 पॉइंट दिए, तो अगर आप ये एक ही तरतीब में लिखते चले जाएंगे तो पढ़ने वाला गायब हो जाएगा। माई बेस्ट फ्रेंड में पैरा नहीं होता था, अगर आज माई बेस्ट फ्रेंड लिखा जाए तो पहले आप लिखे माई बेस्ट फ्रेंड की फैमिली, एसन हैज़, एसन की फैमिली बता दी, फिर आपने कहा एसन की एजुकेशन ये है, फिर आपने कहा कि एसन की आउटडोर एक्टिविटी है, फिर आपने कहा जी एसन में कुछ खामियां भी। तो 4 पैराग्राफ में फिर भी वो थोड़ा सा काबिल कबूल हो जाएगा, लेकिन जब वो सीधा चल रहा होता है तो वो उसमें नहीं होता। तो अक्सर ये पैराग्राफ पे हमें पता नहीं चलता। और हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। पहले पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है कि जी डिबेट शुरू होगी। दूसरा टॉपिक सेंटेंस देखें, ऑलमोस्ट ऑल द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉल फ्लैट व्हेन कन्फ्रंटेड विद लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द सिस्टम। ये इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है, इसका क्लेम है, बड़ा क्लेम है ये कि जी सारे दलीलें बिल्कुल फ्लैट चकनाचूर हो जाते हैं। फिर आखिरी पैराग्राफ है, दैट सेड द फैक्ट रिमेन्स दैट द ओनली वे टू एक्चुअली ब्रिंग अबाउट चेंज थ्रू अ डेमोक्रेसी इज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन पैराग्राफ बाय 2। वो कहता है आप चेंज ला सकते हैं 2/3 से अमेंड कर लें, उसके बाद वो आगे चलेगा। अगर आपने टॉपिक सेंटेंस ठीक बना लिया आपका पैराग्राफ ठीक हो जाएगा। टॉपिक सेंटेंस कहाँ पे होता है? टॉपिक सेंटेंस कम्स नियर और नियर द बिगिनिंग, या पहला होता है या दूसरा होता है। अगर आपका पहले जुमले में मसलन अगर आपका पिछला पैराग्राफ एंड हो रहा है बिल्कुल अलहदा नोयत पे, आपने नया पैराग्राफ शुरू करना है, तो उस सूरत में आपको एक छोटी सी ट्रांजिशन चाहिए, यानी थोड़ी तमहीद बांधे। लेकिन अगर आपने पहले ही बना दिया है तो उसको आप डायरेक्ट चले जाएंगे। और मकसद क्या है? मकसद ये है, ये ज़रा 2 लाइनें मैंने अलहदा लिखी। द ऑब्जेक्ट इज टू एड द रीडर, practice helps the reader to discover the purpose of the paragraph and retain the purpose in his head. Tension span, पहला जुमला पढ़ा उसको पता है ये इस मौजू पे है। शायद ये मुश्किल सी मिसाल है लेकिन मैं दे देता हूँ। इसमें ये मैंने एक पैराग्राफ चूज़ किया रैंडमली और इसमें मैंने बताया, इट वॉज चीफली इन द 18th century द वेरी डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री ग्रू अप। यानी तारीख को कैसे पढ़ते हैं वो बता रहे हैं। ये टॉपिक सेंटेंस आ गया। फिर उसके बाद अगला जुमला आया कि हिस्टोरियन केम टू बिलीव कि उनका टास्क क्या था, मीनिंग ऑफ टॉपिक सेंटेंस मेड क्लियर। फिर हिस्ट्री ऑफ ऑरल फर्दर एक्सप्लेनेशन, दोनों लंबे जुमले हैं।
फिर छोटा जुमला है, अब स्ट्रक्चर में भी दे सॉट रादर टू री राइट द हिस्ट्री, कंट्रास्ट को ऐड किया, फिर एक और छोटा जुमला आया, दे लुक्ड स्पेशली इन हिस्ट्री फॉर द कॉजेज एंड इफेक्ट, स्कोप को एक्सपेंड किया और फाइनली आखिर में कंक्लूड कर दिया। तो ये एक पैरा में अगर आएगा तो ये इस तरह आ जाएगा। फाइनल सेंटेंस का ये है कि नेवर एंड विद द डाइग्रेशन और अनइम्पॉर्टेंट डिटेल, जो आखिरी जुमला है। आज आखिरी जुमलों पे भी गौर करें। इन्हीं 3 पैराग्राफ में से आखिरी जुमला पढ़े। पहले पैराग्राफ का आखिरी जुमला क्या है? स्टेलनेस। स्टेलनेस का क्या मतलब होता है? तकरीबन स्टेल क्या चीज़ होती है? खराब। उर्दू का लफ्ज़ क्या है? बासी। बासी उर्दू का मुहावरा क्या है बासी के बारे में? बासी कड़ी में। एक्चुअली ये जो जुमला है ये इसका अंग्रेजी तर्जुमा है। द लेटेस्ट डिबेट इज अम्यूजिंग इन इट्स स्टेलनेस। वो ये कह रहा है बासी कड़ी में उबाल आया। बासी कड़ी में उबाल आने के मुहावरे का क्या मतलब है? पुरानी चीज़ है, उसको गर्म करके मेहमानों के सामने पेश कर रहे हैं और उसको समझते हैं उबालने से वो फ्रेश लगना शुरू होती है। तो ये जुमला एंड है। दूसरे पैराग्राफ का आखिरी जुमला पढ़े इधर से पीछे से। क्या जुमला है? It is fairly obvious now that mysterious debate that plays out every so often from happening. वो ये कह रहे हैं कि ये जो बार बार डिबेट आती है ना, ये ऑर्गेनिक नहीं। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? नेचुरल नहीं है, इसको कोई शुरू करता है। ये पढ़ें, डाइग्रेशन नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, एम्फसाइजेस द टॉप और स्टेट सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस। और उसने कहा बात ख़त्म करें, ये अनइम्पॉर्टेंट डिटेल नहीं है। सो जब भी आपने लिखना है ना, तो एक दफ़ा लिखते वक्त पहला और आखिरी जुमले पे गौर करना है। ये जो अक्सर लोग कहते हैं मेरी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी है, मैं मेरे सेंटेंसेस ठीक हैं, मैं लिखता तो ठीक हूँ, मुझे फ़ेल हो गया मैं अंग्रेज़ी के जो इम्तिहान आपके स्कूलों से बाहर साइड में। उसकी वजह ये होती है आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप लिख रहे हैं लेकिन आप ऐसे ही लिखी जा रहे हैं। या तो आपने पैराग्राफ बनाए नहीं हैं, अगर आपने पैराग्राफ बनाए भी हैं ना तो आपने ऊपर नीचे कर दिया। आप पावर्टी पे लिख रहे हैं, आपने पहले रिसोर्सेज की बात की, बीच में कुछ और डाल दिया, फिर आगे जाके कुछ और डाल दिया, फिर नीचे जाके कुछ और डाल दिया, फिर उसके बाद जो पढ़ा है उसको कुछ पता नहीं आप क्या कहना चाहते। ये पहला और आखिरी जुमला आपके पैराग्राफ को ग्रिप कर लेगा और उसको पता चल जाएगा कि आपको अपने सब्जेक्ट, और आप खुद मजबूर हो जाएंगे क्योंकि आपने हर पैराग्राफ में नई बात करनी। कुछ जगहों पे टॉपिक सेंटेंस नहीं लिखते। अगर आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं उसमें टॉपिक सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टोरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है आपके ख्याल में? मॉरल भी होता है। मॉरल कैसे कन्वे होता है? प्लॉट की सबसे इंपॉर्टेंट खूबी क्या होती है? स्टोरी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सरप्राइज जो है, सस्पेंस होता है। अगर आपकी स्टोरी ये हो कि आप जाएं, हम उधर ट्रेनिंग पे गए, उधर आए, तो किसी को कोई इससे दिलचस्पी नहीं, लेकिन आप उसमें जब ये डालेंगे ना, हम उधर ट्रेनिंग पे जाना, आपके पता है क्या हुआ, कुछ तो हुआ, क्या हुआ उधर जनाब, एक बच्चा जो है ना सो गया, उसने खराटे लेना शुरू किया, सस्पेंस आ रहा है, सरप्राइज़ हुआ, एक अनयूजुअल सा काम। तो उसमें आप ये नहीं लिखेंगे पहले जुमले में कि एक बच्चा सो गया, स्टोरी तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। उसमें आप हुक करते हैं, हुक, कि मैं आपको बता रहा हूँ पता है क्या हुआ, ये हुक है, वंस अपॉन अ टाइम। फिर वो पैराग्राफ पढ़ो तो उसको रिटोरिकल पॉज कहते हैं। और लेकिन प्रॉब्लम ये है, चैलेंज ये है कि अगर आप नैरेटिव लिख रहे हैं, यानी कहानी की तरह लिख रहे हैं चीज़ को, तो आपका नैरेटिव एनिमेटेड होना चाहिए, उसके अंदर एक जान होनी चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में भी अक्सर पैराग्राफ ना लिखें, लेकिन सेंटेंस पावरफुल होने चाहिए। ये कुछ डिस्कशन थी पैराग्राफ के ऊपर।